ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1968 में फेनिटोइन टॉक्सिसिटी का केस सामने आया। क्या हुआ था इस केस में कि फेनिटोइन का एक ब्रांड है डायलेंटिन सोडियम। ये डायलेंटिन सोडियम के नाम से मार्केट में था। डायलेंटिन सोडियम, इसके कैप्सूल्स, डायलेंटिन सोडियम के कैप्सूल्स जिसमें फेनिटोइन होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी और मार्केट में इसको एपिलेप्सी के पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता था। ये एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है फेनिटोइन, एपीआई, जो मेन ड्रग है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जब फॉर्मुलेशन होता है तो एपीआई के साथ, मेन ड्रग के साथ कई सारी चीजें मिलाई जाती हैं जो इनर्ट एक्सिपिएंट्स होते हैं। इस केस में कैल्शियम सल्फेट यूज किया जाता था। ओरिजिनली फेनिटोइन में कैल्शियम सल्फेट यूज होता था। ये इसका ओरिजिनल इनर्ट एक्सिपिएंट था। एक वक्त ऐसा आया कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास कैल्शियम सल्फेट का जो स्टॉक है वो खत्म हो गया। तो कैल्शियम सल्फेट ओरिजिनली यूज होता आ रहा था, इसका स्टॉक खत्म हो गया। इसकी जगह पे ये अननोइंगली हुआ था, मतलब जानबूझ करके नहीं हुआ था। फार्मास्यूटिकल कंपनी को ऐसा लगा कि हम इसकी जगह पे कोई इससे मिलता जुलता सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, तो उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया लैक्टोज से। बस प्रॉब्लम यहीं पे आ गई। क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम बायो अवेलेबिलिटी का आया। बायो अवेलेबिलिटी ये कहता है कि एक ड्रग एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में किस रेट से आ रहा है और कितना आ रहा है। रेट एट विच द ड्रग इज रीचिंग द ब्लड और सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड एक्सटेंट टू विच इट इज रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी किस रेट से आया और कितना आया। क्या सारा ड्रग आ गया, 90% आया, 60% आया, कितना आया। तो जो भी आया वो कैलकुलेट होता है। हम टाइम टू टाइम ब्लड की सैंपलिंग कर लेते हैं, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, और हम वो ग्राफिकली प्लॉट करते हुए चलते हैं कि भाई 1-1 घंटे के गैप में मेरा ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन उस ड्रग का कितना आ रहा है। और फाइनली हम लोग तब तक करते रहते हैं जब तक कि जो पीक वैल्यू मिला, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो मिला, उसका 10% रह जाए लास्ट में, आखिर में। ठीक है, क्योंकि ड्रग जो एब्जॉर्ब होता है शुरू में वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, पीक जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो घटेगा। तो उसका जो ग्राफ तैयार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है तैयार। राइट। तो हम कब तक करते रहे? जब तक मैक्सिमम का 10% आ जाए, हम तब तक बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। तो यहां पर क्या हुआ था कि कैल्शियम सल्फेट का जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस था वो जो भी रहा वो उस हिसाब से फॉर्मुलेट होता आ रहा था। लेकिन जब लैक्टोज से उसको कन्वर्ट किया गया, उसकी जगह पे लैक्टोज दिया गया, तो लैक्टोज के साथ प्रॉपर्टी ये थी कि ये बहुत जल्दी डिसोल्यूशन स्टेज में आ जाता था और बहुत जल्दी ड्रग को सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा था। ठीक है, बिकॉज लैक्टोज इज अ बेटर वेटिंग एजेंट। ये बहुत जल्दी भीग जाता है, वेटिंग एजेंट, भीग जाना, ये बहुत जल्दी भीग जाता है, बहुत जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब करता है और सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए सॉल्यूशन फॉर्म का होना जरूरी है। राइट। तो चूंकि ये बहुत जल्दी सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ड्रग को, तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है एज कंपेयर टू पहले वाला फॉर्मुलेशन। तो चूंकि इसका एब्जॉर्प्शन जल्दी स्टार्ट हो गया तो इसका पीक भी बहुत जल्दी पहुंचा और क्लिनिशियंस को इसका अंदाजा नहीं था। जो उन्होंने डोजिंग का शेड्यूल तैयार किया था
कि हमें दिन में 2 बार देना है, 3 बार देना है, 1 बार देना है, जो भी उन्होंने शेड्यूल तैयार किया था उस शेड्यूल के मुताबिक नहीं रही चीजें। लैक्टोज की वजह से फेनिटोइन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में वो बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये टॉक्सिसिटी कॉज करना शुरू कर दिया। तो ये फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी थी जो एक एडवर्स इफेक्ट के तौर पर सामने आया। बहुत सारे इसके साइलेंट सिम्टम्स पता लगे कि वही फेनिटोइन की वजह से ये एडवर्स इफेक्ट्स आ रहा है, जैसे जिंजिवल हाइपरप्लेसिया हो जाता है, गम हाइपरट्रॉफी हो जाती है जो पेशेंट्स है, या अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं, मान लो, ठीक है, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में अगर दिया गया, बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उन बच्चों का जो दांत और जो ये गम लाइन है बहुत गैप होता है, उसमें पूरी पूरी गम लाइन ऊपर और नीचे वाली वो नजर आती है। ये इस तरह की टॉक्सिसिटीज थे। दूसरा केस था 1971 में डिजॉक्सिन के साथ हुआ था। राइट, डिजॉक्सिन के साथ भी इसी तरीके का बायो अवेलेबिलिटी का ही इश्यू था। तो ये एक वर्ल्ड वाइड क्राई हुआ, एक तरीके से लोगों ने हंगामा किया कि भाई ये गड़बड़ है। जब पता लगा कि मामला क्या है तो पता ये चला कि भाई यहां पे गलती हुई। राइट, तो फेनिटोइन हो या डिजॉक्सिन हो, इनके बारे में पता चल गया, लेकिन कई ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनके बारे में पता चलता ही नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ। इसका एक बेसिक रीजन ये हुआ है कि फेनिटोइन या डिजॉक्सिन, ये जो ड्रग्स हैं, इनका जो थेराप्यूटिक मार्जिन है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इनका थेराप्यूटिक मार्जिन कम होता है। थेराप्यूटिक मार्जिन का मतलब एक पर्टिकुलर डोज पर उसका इफेक्ट आया और कुछ टाइम के बाद डोज बढ़ते 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 एक पर्टिकुलर डोज पर उसका टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो गया। तो टॉक्सिक इफेक्ट का डोज और थेराप्यूटिक इफेक्ट का डोज, इन दोनों के बीच में कितना मार्जिन है, कितना गैप है। वैसे ड्रग्स जिनके लिए ये मार्जिन काफी बड़ा है, उसके लिए बायो अवेलेबिलिटी का कैलकुलेशन जरूरी नहीं है। लेकिन वैसे ड्रग्स जिनका थेराप्यूटिक मार्जिन का गैप कम है, उसके लिए बायो अवेलेबिलिटी का कैलकुलेशन मैंडेटरी है और बहुत जरूरी है। अदरवाइज टॉक्सिसिटी हो जाती है, जो फेनिटोइन के केस में हुआ। अगर फेनिटोइन ब्रॉड थेराप्यूटिक मार्जिन का ड्रग होता तो ये पता नहीं चलता, क्योंकि वो एक ब्रॉड रेंज ऑफ डोज में सेफ था। फेनिटोइन सेफ नहीं है ब्रॉड रेंज में, इसी वजह से इसका ये साइड इफेक्ट आया। तो डेफिनेशन हमने इसका कर ही लिया। अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप देखें जो यूएस एफडीए अप्रूव करती है, एक डेफिनेशन को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अप्रूव करती है, उस हिसाब से बायो अवेलेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच एंड द एक्सटेंट टू विच, रेट at which and extent to which any drug after administration। और यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है तो प्रेफरेबली जब हम बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो हम ओरल रूट को प्रेफर करते हैं बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आप अगर इंट्रावेनस रूट की बात करेंगे तो इंट्रावेनस रूट में बायो अवेलेबिलिटी इज ऑलवेज 100%, एंड मेनी अ टाइम्स इंट्रामस्कुलर रूट से भी या सबक्यूटेनियस रूट से भी बायो अवेलेबिलिटी मोर और लेस 100% तकरीबन हो जाता है, क्योंकि उनका भी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ओरल के मुकाबले में तो बहुत बेहतर है, फास्ट है। हाँ, आईवी के मुकाबले में थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस या इंट्रावेनस, इनके केस में हम बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट ना करें, उसकी ज्यादा जरूरत है नहीं। बट बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करना ओरल डोजेस फॉर्म के केस में ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए यूएस एफडीए कहती है कि ए ड्रग आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन
व्हेन इट इज एब्जॉर्ब, तो हम क्या देखें, किस रेट से उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रेट एट विच द ड्रग इज एब्जॉर्ब एंड द एक्सटेंट टू विच द ड्रग इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ओरल की बात कर रहे हैं तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन, या हम बेटर कर लें टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ब्लड में पहुंच जाए हमारा काम हो गया। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी का सारे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, लाइक बायो इक्विवेलेंस। सिंपल मतलब ये हो गया कि एक ड्रग जो ओरली हमने लिया, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, कितनी देर में पहुंचा और कितना पहुंचा, 1 घंटे में पहुंचा, 50 माइक्रोग्राम पहुंचा, सो 50 माइक्रोग्राम इन 1 आवर इज बायो अवेलेबिलिटी, दैट्स इट, राइट। नाउ बायो अवेलेबिलिटी के अलावा बायो इक्विवेलेंस, ये जो टर्म आया है, इसमें एक ही ड्रग के 2 अलग अलग ब्रांड, ड्रग एक ही है, से फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल एक ड्रग है, इसके अलग अलग ब्रांड्स, एक ब्रांड डोलो और दूसरा ब्रांड कालपोल या क्रोसिन। अब अगर इन दोनों का आप बायो अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, राइट, और बायो अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद आपके पास एक डाटा आता है और आप दोनों के डाटा को कंपेयर करते हैं, डोलो का बायो अवेलेबिलिटी का डाटा और क्रोसिन का बायो अवेलेबिलिटी का डाटा। अगर दोनों के डाटा में 25% से कम का डिफरेंस है तो ये दोनों ड्रग एक दूसरे के बायो इक्विवेलेंट हो गए। अगर 25% से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो ये दोनों ड्रग बायो इक्विवेलेंट नहीं हुए। सो इन ऑर्डर टू हैव बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स, the difference in the bioavailability of 2 different brands of the same compound, of the same molecule, जैसे पैरासीटामोल का मैंने बताया, डोलो और क्रोसिन या डोलो और कालपोल, इनका बायो अवेलेबिलिटी का डिफरेंस अगर 25% से ज्यादा नहीं है तो ये बायो इक्विवेलेंट। मान लो एक का आया 60 और एक का आया 80, कितना डिफरेंस हुआ, 20 का, बायो इक्विवेलेंट। एक का 60 और एक का 90, डिफरेंस है 30, बायो इक्विवेलेंट नहीं है। तो अगर बायो इक्विवेलेंट है वो, तो आप उन दोनों ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकते हो पेशेंट को कि चलो ठीक है, ये वाला खत्म हो गया तो ये वाला खा लेना, ये मार्केट में नहीं मिल रहा है तो ये ले लेना। कभी कभी होता है ना, पेशेंट कहता है कि नहीं नहीं, जो डॉक्टर ने लिखा है मुझे वही देना। हमेशा पेशेंट गलत नहीं होता है, राइट। डॉक्टर ने इसीलिए बोला था कि आपको दूसरे ब्रांड का नहीं लेना है, क्योंकि डॉक्टर को यह पता था कि 25% से ज्यादा का डिफरेंस हो सकता है, पहली चीज, या फिर वो जो ड्रग्स हैं उन दोनों का थेराप्यूटिक मार्जिन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो बहुत क्लोजली है, दिक्कत हो सकती है। तो बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो इसी कंडीशन में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि 25% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है दोनों के बायो अवेलेबिलिटी के डाटा में। तो ये जो ग्राफ जो बना है, ये शेप जो बना है, हम इसको छोटे छोटे ट्रेपेजॉइड में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। जैसे ये एक ट्रेपेजॉइड हुआ, सिमिलरली ये दूसरा ट्रेपेजॉइड हुआ। तो इस तरीके से हम इसको छोटे छोटे ट्रेपेजॉइड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ऑल द ट्रेपेजॉइड, add it, and it will give you the value. So these are 3 methods through which you can calculate bioavailability. Fine. Now AUC की जो हम बात कर रहे थे, एरिया अंडर द कर्व,
किसी भी एरिया का एक यूनिट होता है, स्क्वायर का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। सिमिलरली अलग अलग ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं उनके अपने अपने यूनिट होते हैं। तो AUC जो कि खुद एक एरिया है, इसका भी अपना एक यूनिट होगा। इसके यूनिट में हम क्या कंसीडर करेंगे, जो हमने यहां पे कंसीडर किया है, राइट। और क्या कंसीडर किया है हमने, तो एरिया इसका हो जाएगा हाउ टू मेजर बायोअवेलेबिलिटी। So we have different methods to measure bioavailability, but measurement of bioavailability, लेकिन जब हम बायोअवेलेबिलिटी मेजर करते हैं तो उस वक्त हमें तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें तीन चीजें चाहिए, तीन डेटा चाहिए जिसके बेसिस पर हम मेजरमेंट करेंगे। तो उस चीज को समझने के लिए एक ग्राफ को देखिए आप, और हम यहां पर ग्राफ में दो ड्रग को कंपेयर करेंगे। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रखते हैं। एक्स एक्सिस में हम टाइम, जो कि आप आवर्स में डालेंगे, टाइम इन आवर्स, और वाई एक्सिस रखेंगे हम, इसमें होगा हमारा जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है, ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड में क्या आ रहा है, राइट, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में। और मान लो आपने इसको मिलीग्राम पर ml में मेजर करना है, ठीक है। आपने एक ड्रग दिया, हाँ, ये 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, हम कितना भी कर सकते हैं, राइट। तो ये 1 आवर, 2 आवर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आवर्स हो गए, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन मेरा बढ़ रहा है 0 से लेकर के ऊपर कितना भी जाए। पहला ड्रग जब डोजिंग कर दी हमने, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद, नहीं, डोजिंग करने से पहले हमने एक बार किया सैंपलिंग, ब्लड लिया और उसमें हमने देखा कि भाई ड्रग का कोई ट्रेस नहीं है, ठीक है। तो 0 से यहां से हम स्टार्ट करेंगे। फिर 1 घंटे के बाद जो हमने टेस्ट किया वो कुछ यहां पर आया। 1 घंटे के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन हमने मेजर किया वो ये वाला कॉन्सेंट्रेशन आया, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये आया। फिर 2 घंटे के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन आया वो ये आया। फिर 3 घंटे के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन आया, मान लो ये आया। फिर 4 घंटे के बाद ये, 5 घंटे के बाद ये, एंड सो ऑन। और उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में, यहाँ 7 में, यहाँ 8 में, यहाँ फिर 9 और फिर 10। ये 10 पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए, ठीक है, आवर के हिसाब से जो भी कॉन्सेंट्रेशन आया होगा। अब हम इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं और इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद आपको एक बेल शेप का ग्राफ मिलता है जो इस तरह से जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल 0, अगर आप नीचे, ये 0 कॉन्सेंट्रेशन, आप अगर बिल्कुल 0 में टच कराने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी लंबा टाइम चाहिए इसके लिए, है ना। ये हम लोग देखेंगे जब काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन पढ़ेंगे, तो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में देखेंगे 0 ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एक ड्रग या तो 0 हो जाएगा या 0 होगा ही नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा उसको, वो हम लोग वहां पर देखेंगे। फिलहाल यहां पर एक जो हमने एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी का, ड्रग का एब्जॉर्प्शन चल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, और एक टाइम आता है जब उसका कॉन्सेंट्रेशन घटना शुरू हो जाता है। ये ड्रग ए मान लेते हैं, ये इसका ग्राफ बना। एक ड्रग बी है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है,
राइट? ये दो अलग अलग ड्रग है। हमें इसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है बायो अवेलेबिलिटी के मेजरमेंट के लिए? पहली चीज, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना गया, राइट? तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इस केस में ये वाला पॉइंट है, राइट? इसको हम कहते हैं सी मैक्स। आप यहां से इसको जोड़ दीजिए। दिस इज योर सी मैक्स, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। ये ड्रग ए के लिए हुआ। मान लो ये ड्रग ए है, ये ड्रग ए है और दिस वन इज ड्रग बी। ड्रग बी के लिए सी मैक्स का वैल्यू ये रहा, ठीक है? ये तो हम इसको यहां से कनेक्ट करके ड्रग बी के लिए ये सी मैक्स का वैल्यू हो गया, सी मैक्स। पहली चीज। नाउ सी मैक्स को अचीव होने में कितना टाइम लगा है, राइट? इस केस में सी मैक्स को अचीव होने में अगर आप इसको नीचे लेते हैं 5 घंटा लग रहा है, और तकरीबन ड्रग बी को भी 5 घंटा के आसपास ही लग रहा है अगर हम यहां पर दिखाएं, राइट? ये आगे पीछे भी हो सकता था, जो ड्रॉ हो गया यहां पर तो वो हो गया। अदरवाइज हम इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर सकते थे पीक को, या थोड़ा सा पीक को हम उधर शिफ्ट कर सकते थे, तो हम कह सकते थे कि भाई चलो ठीक है आगे पीछे हो रहा है, बट यहां पे ठीक है, ओके। ये बी के केस में इस पॉइंट को अचीव होने में अगेन तकरीबन 5.25 घंटा के आसपास लगा। तो दो पैरामीटर हो गए, ये आपका टी मैक्स का वैल्यू हो गया। तो हमने दो चीजें कैलकुलेट की यहां पर, एक तो सी मैक्स कैलकुलेट किया ए और बी के लिए, दूसरा उस सी मैक्स को अचीव होने में कितना टाइम लगा टी मैक्स, दोनों के लिए, ए और बी के लिए। एंड द थर्ड वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म थेरेपी कर रहे हो किसी ड्रग का, है ना, काफी लंबे ड्यूरेशन तक थेरेपी चलेगी। मान लो जैसे ट्यूबरक्लोसिस का है ट्रीटमेंट, लंबे टाइम तक चलता है, एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट है, लंबे टाइम तक चलता है, डायबिटीज है, लंबे टाइम के लिए होता है, हाइपरटेंशन है, लंबे टाइम के लिए होता है। तो ऐसे केस में जो तीसरा पैरामीटर है वो काफी हेल्पफुल होता है, और वो तीसरा पैरामीटर है AUC। AUC इसका फुल फॉर्म होता है एरिया अंडर कर्व। AUC का फुल फॉर्म है एरिया अंडर कर्व। तो कौन सा एरिया हुआ ये? अगर आप ड्रग ए का कंसीडर करो तो ड्रग ए का AUC, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ग्राफ जो दिख रहा है, और इसके अंदर में जितना एरिया आया दैट इज एरिया अंडर कर्व। द होल एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, द होल एरिया इज AUC फॉर ड्रग ए। नाउ AUC फॉर ड्रग बी, ये जो ब्लैक वाली लाइनिंग है यहां, so this part is AUC for drug B, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है? तो Cmax और Tmax ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे, राइट? कितना आया है ये डेटा है, ये डेटा तो आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा। आप AUC कैसे निकालोगे? तो AUC को निकालने के 3 तरीके हो सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे? तो पहला तरीका हो सकता है एरिया अंडर द कर्व निकालने का, एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है प्लेनीमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट है जो रेक्टिलिनियर सरफेस के एरिया को मेजर कर सकता है, ठीक? दूसरा तरीका होता है कट एंड वे। आपको क्या करना है, आपने ग्राफ पेपर में इसको तैयार किया है,
जो इस तरह की जो प्लॉटिंग होती है, हम लोग ग्राफ पेपर यूज करते हैं, राइट। आप उस ग्राफ पेपर से इसको कट करोगे, कट करने के बाद इसको आप डिजिटल बैलेंस में या एनालिटिकल बैलेंस में, एनालिटिकल बैलेंस इज मोर एक्यूरेट, एनालिटिकल बैलेंस में आप उसको वे कर दोगे, उसका वजन निकाल दोगे, ठीक है। सिमिलरली इसका, तो ये दो हो गया, पहला हो गया प्लेनिमीटर, ये तो इंस्ट्रूमेंट ही है जो एरिया आपको बता देगा कैलकुलेट करके। दूसरा कट एंड वे मेथड, इसमें आपको ग्राफ पेपर को कट कर लेना है, उसको एनालिटिकल बैलेंस में वे कर लेना है। तीसरा तरीका है ट्रेपेजॉइडल मेथड। तो ये तीनों यूनिट यहां पर है, मिलीग्राम भी है, ये मिलीग्राम आ गया, आवर्स है यहां पर, ये आवर आ गया, और पर एमएल, ये पर एमएल आ गया। तो ये तीनों यूनिट कंबाइनली यहां पर यूज हो रहे हैं। ये यूनिट है एयूसी का। नाउ एक फाइनल छोटा सा फॉर्मूला, और उसके बाद हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पर जाएंगे। वो फॉर्मूला है कि हम कैसे कैलकुलेट करें परसेंटेज, कि कितना परसेंट बायो अवेलेबिलिटी हुआ। ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इन परसेंटेज, कितना परसेंट होगा। इसके लिए आपको एरिया अंडर द कर्व ओरल डोजिंग का, और आप कंपेयर करेंगे उसको एरिया अंडर द कर्व आईवी डोजिंग से, एंड यू विल मल्टीप्लाई इट विथ 100। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज बाय अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला।